वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, इस 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 फिजिक्स क्लास 12 ये सारे फॉर्मूलाज तो आ जाएंगे इस चैप्टर के, बट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग फॉर्मूलाज देखने के बाद उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चों। अदरवाइज सारे फॉर्मूलाज पढ़ने बेकार है, सारे कॉन्सेप्ट देखने बेकार है अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक हमारा पहला एसी ही होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट क्या मतलब है? अल्टरनेटिंग करंट नाम से पता चल रहा है कि इसमें बच्चों होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ जो डायरेक्शन है हमारी वो चेंज होगी अल्टरनेटिवली। डायरेक्शन चेंज होगी अल्टरनेटिवली। मैं आप लोगों को भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है बच्चों। अब आप लोग इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो, टाइम की रेस्पेक्ट में ये डायग्राम वोल्टेज या फिर करंट किसी का भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बार तो पॉजिटिव साइकिल, फिर नेक्स्ट टर्न पे नेगेटिव, फिर नेक्स्ट टर्न पे पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट टर्न पे नेगेटिव एंड सो ऑन। ये इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे बच्चों, एक एसी जनरेटर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एसी जनरेटर यूज़ किया। एसी जनरेटर यूज़ करने के बाद जो वोल्टेज जनरेट हुई वो इसी तरीके की वोल्टेज जनरेट हुई और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं साइनोसोडल वोल्टेज। साइनोसोडल वोल्टेज का मतलब साइन और कोसाइन का फंक्शन। तो अगर आप लोगों से यहाँ पे मैं इस वोल्टेज की वैल्यू पूछूं तो आप लोग आंसर दोगे सर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आंसर दिया आपने सर? आप लोग बोलोगे कि सर इसका आंसर है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज जनरेट हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टंटेनियस वोल्टेज। इंस्टंटेनियस वोल्टेज। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जनरेटर से कितनी वोल्टेज मिली, भाई आप लोग बच्चों एक चीज देखो ना यार, हर बार कॉमन क्या है हमारा, जनरेटर ही तो कॉमन है। अब जनरेटर को चाहे आप फैन से कनेक्ट कर दो, चाहे आप बल्ब से कनेक्ट कर दो, चाहे आप एयर कंडीशनर से कनेक्ट कर दो, रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट कर दो, डैट मीन्स सो मच लोड है। लोड तो अलग अलग है। तो लोड अलग अलग होने से हर बार चेंज कौन होगा? इस बार करंट I1 था, इस बार करंट I2 था, 3 था एंड सो ऑन IN है। पर जनरेटर तो हर बार कॉमन है ना बच्चों। दैट मीन्स हमें समझ में आया कि सर आपने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि पूरे चैप्टर के अंदर लोड कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टिव हो, रेजिस्टिव हो या कुछ भी हो, जनरेटर हमारा सेम है और हमेशा वो सेम वोल्टेज जनरेट करेगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको हम इंस्टंटेनियस वोल्टेज भी कहते हैं। बच्चों आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से आया होगा। अब मैं यहाँ आपको थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट बताता हूँ। सिंगल फेज सप्लाई, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, 230 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट या 220 वोल्ट। और करंट को आप मेंशन नहीं कर सकते, करंट किस पर डिपेंड करता है? लोड पे, कि आपने कैसा लोड यूज़ किया है। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ये है। और अगर 3 फेज सप्लाई की बात की जाए, भाई जरूरी थोड़ी आप घर की बात करोगे, आप कंपनी की बात कर सकते हो, कंपनी के अंदर 3 फेज सप्लाई यूज होगी। तो अप्रोक्सीमेट 440 वोल्ट, अच्छा 230 220 अप्रोक्सीमेट इतना आसपास होती है वैल्यू। ऐसे 440 420 400 जो भी लिखा है उस पर टिक कर देना। 50 हर्ट्ज ये 3 फेज है, सिंगल फेज है। होम घरों के लिए ऊपर वाली होम में, और डोमेस्टिक होम मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, और ये कमर्शियल के लिए, कंपनी में, इंडस्ट्री के लिए। तो हमें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बेसिक देखते हैं। नेक्स्ट बेसिक क्या है? डीसी। भाई ये एसी तो पता चला हमें, डीसी का क्या सीन है? चलो डीसी के लिए भी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से एक्चुअली हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। वोल्टेज या फिर करंट दोनों के लिए टाइम के रिस्पेक्ट जब इसका कर्व देखते हैं हम लोग, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिली, मतलब टाइम के साथ कोई चेंज ही नहीं आ रहा वोल्टेज में या करंट में।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फिक्स। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फिक्स है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर वेरिंग नेचर, दोनों वेरी कर रही थी। नेक्स्ट बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी का सीन समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है। फ्रीक्वेंसी का सीन देखो, वैसे तो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है कॉन्सेप्ट, कि सर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को कैसे कितना रिपीट कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि अब आप देखो डीसी के अंदर कोई रिपीट हो रही है लाइन, नहीं ना, चले जा रही चले जा रही है। डेट मीन्स अगर डीसी के अंदर रिपीटेशन नहीं है तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 हर्ट्ज, ये रिपीट हुआ ही नहीं। और एसी के अंदर बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था ना, तो इंडिया के अंदर जो रिपीटेशन होगी वो होगी 50 टाइम्स अप 50 टाइम्स डाउन। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी वो कितनी है, 50। आपका चाहे पंखा हो, फैन हो या कुछ भी हो, सबको ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर, मिक्सी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कुछ भी सबके साथ 50 हर्ट्ज के लिए। अच्छा, बार बार मैं इंडिया बोल रहा हूँ, डेट मीन्स अदर कंट्री में कुछ और सीन भी है, 60 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज पे काम किया जाता है। फिलहाल अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप 50 पे टिक लगाओगे, आप लोग अबे इंडिया में रह रहे हो ना। फिर ये आया आप लोगों से। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने में जो आप लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन अभी पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा और बता दूं। ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी थी हमने, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों इसको ना VM साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं कुछ कुछ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये V नॉट और VM बोथ आर द सेम थिंग, और सेम थिंग क्या है वो, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। ये V नॉट और VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या है ये, मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा, मैक्सिमम वोल्टेज को पीक भी बोलते हैं ना, पीक है मेरा मतलब मैक्सिमम लेवल है मेरा, तो पीक वोल्टेज भी है ये, इसका ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पीक वोल्टेज पूछ ले तो हम मतलब V नोट या VM की बात कर रहे हैं सर। ये साइन ओमेगा टी क्या है, ये साइन ओमेगा टी क्या है बच्चों, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन। साइनोसॉइडल फंक्शन मतलब साइन और कोसाइन। अबे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो थी, फिर क्यों परेशान हो रहे उस चीज को लेके। अब यहां पे देखो कि सर साइन तो समझ में आ गया, ये ओमेगा नहीं समझ में आ रहा। मैं हूं तो समझाने के लिए। ओमेगा है बच्चों यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होगी बच्चों 2πf, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी है उसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंपल तो है। अच्छा, अगर मैं इस f को उल्टा कर दूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड, कि सर ये तो हमें पता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी ओमेगा इक्वल टू 2πf तो मैंने भी बताया, ये भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, f है फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी 2π, मतलब 360 डिग्री। भाई यही तो हुआ 360 डिग्री, या फिर रेडियन, डिस्टेंस रेडियन में भी ले सकते हैं, डिग्री में भी ले सकते हैं। तो रेडियन और नीचे क्या है, टाइम पीरियड, सेकेंड। समझ में आया, डिग्री पर सेकेंड नहीं बोलते, रेडियन पर सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलोगे, रेडियन पर सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, एफ की यूनिट की बात की जाए तो एफ की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज, और एफ का फॉर्मूला क्या था, 1/t, यानी कि सेकेंड पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। अगर रेडियन पर सेकेंड दिखे तो आप लोगों को समझ जाना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सिर्फ सेकेंड पर सेकेंड दिखे तो आप लोगों को समझ जाना है फ्रीक्वेंसी।
मीन और एवरेज वैल्यू नेक्स्ट जो टॉपिक है। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होगा ना बच्चों, चाहे तो उसको मीन वैल्यू बोल दो चाहे एवरेज वैल्यू बोल दो, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला या मीन वैल्यू का फॉर्मूला होगा वो होगा 2Vm/π वोल्ट। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए ये फॉर्मूला तो आप लोग 2Vm/π को टिक लगाओगे। 2/π को जब सोल्व करते हैं तो 0.637 Vm, ये भी आप लोग आंसर टिक कर सकते हो सकता है वो डेसिमल में दे दे, तो ये है, फ्रैक्शन में दिया तो ऊपर वाला है, हमें सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है। अच्छा बच्चों, ये सारे फॉर्मूलाज मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। एक्चुअली में उसका रीज़न है हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए बच्चों जो एवरेज वैल्यू होगी ना, अगर ऊपर +2 है और नीचे -2 और मैं उनका एवरेज लूँ, सपोज करो 2 2 2, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर है +20 वोल्ट, अब नहीं कंफ्यूज हो गए, नीचे है -20 वोल्ट। अब मैं इनका जब एवरेज लूंगा फुल साइकिल के लिए तो 0 आएगा ना, क्या आएगा? ये तो एग्जाम्पल था एक तरीके से। तो फुल साइकिल के लिए हमें समझ में आया कि सर हमेशा आंसर 0 रहेगा। डेट्स वाई एवरेज वैल्यू हमेशा किसके लिए कंसिडर की जाती है? हाफ साइकिल के लिए। आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ सकते हैं वो कि एवरेज वैल्यू किसके लिए कंसिडर की जाएगी, तो आप लोग बोलोगे हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू के लिए अगर मैं वी आरएमएस का फॉर्मूला देखूं तो बच्चों वी आरएमएस का फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा याद है आप लोगों को? Vm/√2। मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, और √2 का मतलब 1.414, और जब इसको सोल्व किया गया तो आंसर आया 0.707 Vm। तो आप लोग अब किसी भी ऑप्शन के लिए कंफर्टेबल फील कर दोगे, ये हुआ तो इस पे टिक कर दो, ये मिला तो इस पे टिक कर दो, फाइनली ये तो है ही आप लोगों का। तो बच्चों इस आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। अगर एग्जाम में इफेक्टिव वैल्यू पूछ ले एसी सप्लाई के लिए तो आप लोग आरएमएस वैल्यू को समझ जाओगे कि आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। बच्चों मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को कुछ सर्किट समझाऊंगा, बहुत जरूरी है वो सर्किट समझने। तो पांचवा जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट पार्ट है आर सर्किट। क्या है फर्स्ट पार्ट? आर सर्किट, CIRCUIT। तो आर सर्किट, अच्छा जब आर सर्किट होगा तो हमें समझ में आया कि इस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा एसी जनरेटर तो हमारा होना ही है। एसी जनरेटर को देख लो किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, ये हो गया स्विच या की। देखो ये एसी जनरेटर, जी लिख दिया जनरेटर का शॉर्ट फॉर्म में, ये स्विच हो गया, और ये हो गया हमारा आर, रेजिस्टिव लोड। अब हमें पता है एसी जनरेटर तो हमेशा वोल्टेज कैसी देगा? V0 sin ωt। बच्चों आप Vm sin ωt भी लिख सकते हो। जब इस सर्किट के लिए I को सोल्व किया गया तो I का आंसर भी I0 sin ωt आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि सर ये भी ωt और ये भी ωt, कि इसका मतलब है सेम फेज। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि सेम फेज में है। अगर वो जब 0 पे है तो ये भी 0 पे है, वो जब 30 पे होगी तो ये भी 30 पे होगी, वो 70 पे तो ये भी 70 पे। वो कौन? वोल्टेज और करंट। तो सेम फेज, सेम फेज का मतलब फाई या थीटा इक्वल टू 0। कुछ भी लैग, लैगिंग, लैग, लीड, आगे पीछे वाला सीन कुछ भी नहीं है, प्योर आर सर्किट के लिए। तो ये यहाँ तक आप लोगों से आया। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग ये तो सेम फेज समझ में आ गया कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, नो फेजर डिफरेंस, नो फेजर डिफरेंस। अच्छा अब आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा और बताऊं, इसका फेजर डायग्राम, आप लोग फेजर डायग्राम भी बनाओ। तो फेजर डायग्राम, जब इसका डायग्राम बनाया गया तो अगर V इस लाइन में तो I भी इसी लाइन में होगा, ये इसका फेजर डायग्राम है। अब बच्चों इस प्योर आर सर्किट के लिए अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला होगा Vm/√2 Im/√2 cos phi, ये फॉर्मूला है। अजीब सा लगा कि हाँ सर बिल्कुल अजीब सा लगा, चलो तो अजीब को मैं दूर कर देता हूँ। देखो बच्चों Vm/√2 V RMS बोलते हैं, Im/√2 I RMS बोलते हैं, और cos phi तो है ही हमारा। तो पावर का फॉर्मूला एक तरीके से है VI cos phi।
आज तक बच्चों हम लोग पावर का फॉर्मूला वी आई पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हम लोग पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, वी आई। पर बच्चों तब हमें जाने और अनजाने में हमें ये नहीं पता था, वो सब किसकी बात चल रही थी, डीसी की। और अब ये चैप्टर है हमारा एसी, तो एसी के अंदर एक नई टर्म जुड़ गई कोस फाई। इस कोस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। कोस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को पावर फैक्टर का सीन, फिलहाल आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया कि सर या तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ रूट टू मिलके हाफ बन गया वी एम आई एम कोस फाई, या हम सर फॉर्मूला यूज करेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, या फिर वी आई कोस फाई। वी का मतलब वी आर एम एस, आई का मतलब आई आर एम एस। तो ये हमें अच्छे से आ गया। तो बच्चों ये आप लोगों से आया होगा। नेक्स्ट सर्किट है हमारा एल सर्किट। बच्चों जल्दी से एल सर्किट भी देखते हैं। V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये तो इक्वेशन होगी क्योंकि एसी जनरेटर है। डायग्राम ये मैंने बना दिया, यहाँ पे इंडक्टिव लोड बना दिया, ये एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एसी जनरेटर, ये यहाँ पे स्विच हो गया। तो जब बच्चों इसमें आई का डेरिवेशन किया गया, करंट का डेरिवेशन किया गया, तो करंट का जो आंसर आया इस सर्किट के लिए आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे आप लोगों की नींद उड़ गई होगी कि ये क्या हुआ, नींद वापस से आ जाएगी। या तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन देखो, अगर पूरा डेरिवेशन नहीं देख लो डिटेलिंग वीडियो में, तो इस इक्वेशन को याद कर लो कि जो डेरिवेशन आया उस पिछले वाले डेरिवेशन में आई की वैल्यू में पाई बाई टू नहीं था, पर एल सर्किट के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। अच्छा पिछले वाले सर्किट में मतलब आर सर्किट के लिए जब आई नोट की वैल्यू रखी, देखो रुको मैं आप लोगों को आर सर्किट के लिए मैं आई नोट की वैल्यू बता रहा हूं। करंट का मतलब होता है वी एम अपॉन आर, यही तो होता है बच्चों। पर जब इस केस में एल सर्किट के अंदर वी नोट या वी एम या फिर कुछ भी लिख लो, वी नोट लिख लो, वी एम लिख लो, अपॉन ओमेगा एल है। यहाँ पे आर तो है ही नहीं बच्चों इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर आर तो है ही नहीं, तो क्योंकि ये प्योर एल सर्किट है, और जब प्योर एल सर्किट है तो इसके अंदर ओमेगा एल आएगा। अब आप लोग देख रहे हो आर के जैसा काम, रेजिस्टेंस के जैसा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा एल। तो इस ओमेगा एल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से। अब बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ मत करना यार, आप लोग मुझे दिखता है गड़बड़ करते हो। ये ओमेगा इंटू एल है, और जो ये एक्सएल है ना, ये एल इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे, मतलब ओमेगा को एल से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई क्वांटिटी बनी, इसे एक्स एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा इंटू एल करके एक नई क्वांटिटी बन रही है, उसको एक्स एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्स एल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या मतलब है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यूनिट क्या होगी इसकी, ओमेगा। कि हाँ सर समझ में आ गया कि जैसे काम रेजिस्टेंस करता है वैसे ही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा, जैसे काम रेजिस्टेंस कर रहा है ऐसे ही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। क्या ये क्लियर हुआ, बताओ बच्चों। अब बच्चों एक्सएल को हमने फॉर्मूला ओमेगा एल लिख दिया। अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ एल भी बोल सकते हो। ओम यूनिट मैंने लिख दी बच्चों। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फेजर डायग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। अब देखो बच्चों हमें दिख रहा है इक्वेशन से कि आई की इक्वेशन 90 डिग्री, पाई बाई टू का 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज से। तो जब इसका आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में ये V ऊपर होगा और करंट नीचे, वो भी कितना पीछे होगा उससे, कितना नीचे होगा उससे, पाई बाय 2। ये क्लियर हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम। आर वाले सर्किट में V और I सेम में थे, सेम लाइन में थे। तो बच्चों यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। अच्छा अब पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था भाई, वी आई कोस फाई। अच्छा जी, तो वी आई रख दो और फाई की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना, 0। दैट मीन्स पावर कितनी आ गई, 0। लो टेंशन नहीं खत्म। अब फैकल्टी आप लोगों को परेशान करेगी, पता नहीं कितनी वैल्यूज देंगे वी की, आई की, और पूछेंगे पावर निकालो प्योर एल सर्किट के लिए, और आप लोग परेशान कैलकुलेशन करोगे। अबे डायरेक्ट 0 लगाओ ना, तभी तो शॉर्ट नोट्स का मजा है, शॉर्ट नोट्स। अच्छा वीडियो अगर पसंद आ रही है बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मोटिवेशन आएगा मुझे वीडियोस बनाने का। अगर वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है।
नाउ सी सर्किट। अब बच्चों सी सर्किट को देखते हैं। सी सर्किट भी ऐसे ही होगा, एक कैपेसिटर ले लो, फिर यहाँ पे एक एसी सोर्स ले लो, ये रहा, फिर यहाँ पे एक स्विच ले लो, और फिर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा सर, V की वैल्यू कितनी होगी? भाई V की वैल्यू V नोट साइन ओमेगा टी या फिर Vm साइन ओमेगा टी। जब यहाँ पे करंट का डेरिवेशन किया गया तो करंट का आंसर आया I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन कि सर समझ में आ गया हमें तो सब कुछ। क्या समझ में आया? कि करंट सिविल सी सर्किट के लिए करंट आगे होगा। कितना आगे है भाई? पाई बाय 2 से आगे है। तो मैं अगर फेजर एंगल की बात करूं तो आप लोग 90 बताओगे। पिछले वाले केस में 90 था आंसर, पर पीछे था कौन? करंट। इस वाले केस में भी 90 आंसर है, पर क्या होगा? आगे है कौन? करंट। तो पिछले वाले केस में करंट पीछे था, इस वाले केस में करंट आगे है। एल सर्किट के लिए करंट पीछे होगा, सी सर्किट के लिए करंट, कैपेसिटर के लिए करंट आगे होगा। कितना? 90 डिग्री। फेजर डायग्राम जैसे ही आप लोग बनाओगे, अच्छा फेजर डायग्राम बनाने से पहले इस आई नोट की वैल्यू देख ले। आई नोट की वैल्यू होगी Vm अपॉन एक्सी। एक्सी क्या होगा? जैसे वहां पे क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी भाई? इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी, और यूनिट क्या होगी? वही ओम, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, तो इसका क्या मतलब होगा? 2 पाई एफ सी ओम। क्या ये आप सभी से आया? अब मैं आप लोगों को फेजर डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पावर बताता हूँ। अच्छा, फेजर डायग्राम बनाओगे तो भाई इस बार कौन आगे होगा? करंट आगे है। इक्वेशन से देख लो। कौन पीछे होगा? वोल्टेज पीछे होगी। कितने पीछे होगी? 90 डिग्री पीछे होगी। क्यों? क्योंकि ये प्योर सर्किट है। 90 डिग्री। पावर की बात कर ले जी, चलो करते हैं। पावर कितनी होगी? डायरेक्ट आंसर सर 0 वाट होगा। भाई 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है वी आई कोस फाइव, तो वी आई कोस फाइव है तो क्या हुआ? वी आई कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 वैल्यू कितनी होती है? 0, इसलिए 0 आंसर है। तो पावर सिर्फ प्योर आर सर्किट में निकाल सकते हो, प्योर एल और प्योर सी में नहीं। तो बच्चों LCR सर्किट, अब देखो नाम से पता चल रहा है इसमें L भी है, ये देखो C भी है, ये दिख गया, और R भी है। तो LCR सर्किट, यही AC सोर्स V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये स्विच हो गया। अब बच्चों ये आप लोग देख रहे हो कैसा सर्किट है यार, हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते, सीधा रटना शुरू कर देते हैं कि सर अब ऑब्जर्व किया आज। कैसा है ये? सीरीज सर्किट, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? सीरीज। अगर ये बच्चों ऑब्जर्व कर लिया आप लोगों ने सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है कि सर आज समझ में आया कि इस सर्किट के लिए IR, IL और IC तीनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। तो किसके इक्वल होगा? ये I के। अब समझ में आया सर। तो फिर भाई कौन चेंज होगा कि सर VR, VL और VC अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि ये सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है। तो देखो VR, VL, VC मैंने तीनों लिख दिए। अब इनकी वैल्यूज बतानी है। तो भाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बचपन से रटा हुआ है, फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये 12th में समझ रहे हैं हम लोग। I तो करंट होना ही है, पर R क्या होगा? ध्यान आया कि सर L सर्किट के अंदर XL काम करता है, और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, और वो यूनिट क्या होगी? वोल्ट। वहां पे भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। और सेम ऐसे ही क्या फॉर्मूला होगा? आई इंटू एक्स सी, कि सर रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे एक्स सी करेगी। और एक्स सी का फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू, अच्छा एक्स सी का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना, आई इंटू एक्स सी मत कर देना, इतने वोल्ट। क्या ये सब आया? बहुत बढ़िया। अगर ये सब आ गया आप लोगों को, तो अब टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। टोटल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, V इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर आर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, ये होगा। ये है हमारा टोटल वोल्टेज, वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, अब यहां पे ना बच्चों टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस को ना यहाँ पे इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। क्या है ये? एक तरीके से जेड
ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है, पर किसके केस में है ये? एसी सर्किट के, एलसीआर सर्किट के। इम्पिडेंस, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग आंसर क्या दोगे कि सर एसी सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो इम्पिडेंस होगा। तो मैं कहूँ भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट वीडियोस है ना बच्चों, फिर तो डिटेलिंग वीडियोस देखनी पड़ेगी यार। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम, OHM, ओम, ये यूनिट होगी। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ गए। पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला फिर से, इस बार जीरो नहीं होगी, VI cos फाई या फिर VRMS IRMS cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। अच्छा, cos फाई समझ लेते हैं कि सर ये cos फाई बार बार आ रहा है, इसका क्या मतलब है? बच्चों, जो ये पावर फैक्टर होती है एक टर्म, क्या होती है? पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई। क्या मतलब होता है पावर फैक्टर का? cos फाई। और इसकी वैल्यू R/Z, मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर आप लोग इम्पिडेंस से डिवाइड कर दो, इम्पिडेंस से डिवाइड कर दो, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। हमेशा ध्यान देना है, cos फाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से छोटी होगी हमेशा। अब ये सब तो आप लोगों से आ गया। अब मैं इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं, वो है रेजोनेंस। तो बच्चों रेजोनेंस देखते हैं। देखो रेजोनेंस कब होगा? मैंने लिख रखा है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। सर आ गया ये तो, कि जब भी एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्ससी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कि सर ये दोनों वैल्यू जब भी इक्वल होगी तो इसको हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। तो रेजोनेंस में क्या होगा भाई? रेजोनेंस में जेड की वैल्यू, फॉर्मूला में पता है जेड का क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। पर रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी तो सेम है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर। तो रेजोनेंस की कंडीशन में बच्चों जेड और आर इक्वल हैं, जेड और आर इक्वल हैं। और जेड और आर इक्वल होने का क्या मतलब है बच्चों? कि इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो गई। मिनिमम, आज मिनिमम क्यों हो गई? क्योंकि ये कुछ ना कुछ होता। कौन कुछ ना कुछ होता है? एक्सएल और एक्ससी कुछ ना कुछ होती ना वैल्यू, और वो ऐड भी होती, तो जेड की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा ही आती। पर अब जब दोनों खत्म हो गए ये, तो इस कंडीशन में जेड की वैल्यू मिनिमम आ गई, कम से कम आई। आप लोग देखो ना यार, एक्सएल एक्ससी को घटा के स्क्वायर करके 5 10 15 50 कुछ तो आता ना, वो उसमें जुड़ता आर में, तो जेड की वैल्यू ज्यादा आती ना। पर अब क्या हो रहा है, जब दोनों कैंसिल आउट हो गए तो जेड की वैल्यू कम से कम आ रही है। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन जेड। पर रेजोनेंस की कंडीशन में जेड और आर इक्वल है, तो वी अपॉन आर। अब बच्चों अगर इंपिडेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? इंपिडेंस का अपोजिशन, अपोजिशन कम हो गया तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या फायदा है? मैक्सिमम करंट होगा। क्या, और क्या फायदा है? मिनिमम इंपिडेंस होगा। और ये कब आता है रेजोनेंस? जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर रेजोनेंस किस फ्रिक्वेंसी पे होता है? तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है? तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट LC, और 2 पाई एफ मिलकर बन जाता है ओमेगा। तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 1/√LC। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर दो ना बच्चों, नोट कर लेना। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को रेजोनेंस कर्व बताता हूँ, फटाफट से बता देता हूँ मैं रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व बना लेते हैं हम लोग। जो ये कर्व बना रहा हूँ मैं, रेजोनेंस कर्व है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी रेजोनेंस कर्व किसके किसके बीच में होता है। तो भाई यहाँ पे है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, और यहाँ पे है करंट। तो ये रेजोनेंस कर्व है। अच्छा, मैं एक बार डायग्राम प्रॉपर वे में बना देता हूँ बच्चों। एक्चुअली में ना ड्राइंग के लिए आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता है ड्राइंग मेरी कैसी है, तो इसलिए मैंने डायग्राम को आराम से बनाया। अच्छा, किस किस रेजोनेंस कर्व क्या है? ये रेजोनेंस कर्व किस किस के बीच में कर्व है? अगर यही पूछ लिया जाए आप लोगों से,
तो आप लोग कहोगे रेजोनेंस कर्व किस किस के बीच में, कि सर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। किस किस के बीच में ये, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग देखो बच्चों, ये वाला करंट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। आप लोग देख रहे हो करंट की ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आई मैक्स, आई मैक्स। और करंट मैक्सिमम कब आता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो ये क्या होगी, ओमेगा आर। ये क्या है, ओमेगा आर। अब बच्चों हमें समझ में आया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम मिला। और ये कब होगा, जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे, एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे। अब बच्चों इस केस में इस जगह पे इस ओमेगा आर से पहले वाले पॉइंट पे रीजन में एक्ससी बड़ा होगा एक्सएल से, और इस ओमेगा आर के बाद वाले रीजन में एक्स एल बड़ा होगा एक्सी से। याद रख लेना, नॉर्मल वीडियोस में मैंने समझाया ऐसा क्यों, शॉर्ट नोट से तो कोई जरूरत नहीं है समझने की, हमें सिर्फ याद रखना है सारी चीजें। ये आई होप की रेजोनेंस कर्व भी बहुत अच्छे से आ गया आप लोगों से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी शो करता है। कैसी क्वालिटी, अभी देख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्सएल अपॉन क्या होगा बच्चों, जेड, और एक्सी अपॉन जेड, एक्सएल अपॉन जेड और एक्सी अपॉन जेड एट रेजोनेंस। दैट मीन्स बच्चों रेजोनेंस पे तो जेड और आर इक्वल होते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये एक्सएल अपॉन आर बोल दो, एक्सी अपॉन आर बोल दो, उसका यही मतलब है। अच्छा उसको सोल्व करेंगे तो भाई, सोल्व करोगे तो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, अंडर रूट एल अपॉन सी। अब ये एल स्मॉल मत बना देना, कैपिटल एल है बच्चों। क्या है ये, कैपिटल एल। क्या रिप्रेजेंट करता है एल, इंडक्टेंस को, कितना इंडक्टेंस गिवन है सर्किट के अंदर। सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना कैपेसिटेंस गिवन है। अबे यार आया ना, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, ये भी तो याद है आप लोगों, ये भूल गए। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड, कि हाँ सर कैपेसिटर की तो याद थी फैरड, तो अबे सब कुछ याद रखना है। और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ये तो पता ही है आप लोगों को। बच्चों एनर्जी स्टोर भी देख लेते हैं यार, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। आप लोगों को मैं बताऊं, एनर्जी स्टोर इंडक्टर सर्किट में होती है हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर सर्किट में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर। इनको भी ध्यान रखना, इतने जूल, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा ट्रांसफॉर्मर में यार आप लोगों में क्या बताऊं, ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट नोट्स की बात चल रही है, वैसे तो डिटेलिंग वीडियो में बताया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में यही बता सकता हूँ, डिटेलिंग वीडियो में तो बहुत डिटेल में बताया जाता है। आप लोग ये देख लो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो स्टेप अप होगा वोल्टेज ज़्यादा कर देगा सेकेंडरी में, प्राइमरी में वोल्टेज कम कर देगा, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे प्राइमरी से। अच्छा करंट सेकेंडरी में कम हो जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। वोल्टेज सेकेंडरी में ज़्यादा, स्टेप अप बढ़ा दी वोल्टेज तो करंट कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे। इन दोनों का रीज़न, करंट का और वोल्टेज का रीज़न, इसका भी रीज़न यही है और उसका भी रीज़न यही है दोनों का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स के ज़्यादा होने से वोल्टेज बढ़ गई और करंट कम हो गया। स्टेप डाउन में उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी की वोल्टेज कम हो गई, डाउन है ना प्राइमरी से। अच्छा सेकेंडरी का करंट बढ़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज कम हो गई, तो सेकेंडरी करंट बढ़ गया। दोनों का क्या रीज़न है, सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे प्राइमरी से। अच्छा बच्चों एक ट्रांसफॉर्मर में एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये भी पूछ लेते हैं। बाकी की सारी थ्योरी तो डिटेलिंग वीडियो में ही होगी, शॉर्ट नोट्स है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को के से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला जल्दी से देखो, एन एस अपॉन एन पी, या फिर वी एस अपॉन वी पी, या फिर आई पी अपॉन आई एस। बस बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 करें बच्चों।